हेलो स्टूडेंट्स, जसमीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखते रहें। तो आज मैं लेके आया हूँ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बीकॉम और बीए की थर्ड ईयर का पार्ट 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो पार्ट 1 की वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन NABARD NABARD एंड नीड एंड सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा हिंदी में अगर बोले तो इन पर टिप्पणी कीजिए, नाबार्ड पर और भारत में कृषि साख की आवश्यकता व स्रोत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, भारतीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 1982 1 जुलाई को। तो वैसे तो पूरे देश का जो एपेक्स बैंक है, जो सबसे बड़ा बैंक है, जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो तो बना था बहुत टाइम पहले 1935 के अराउंड। लेकिन ये जरूरत देखी गई कि गांवों में भी एक एपेक्स बैंक होना चाहिए, एक बड़ा बैंक होना चाहिए जो गांवों की जरूरतों को देखे। आरबीआई तो पूरे बैंक सिस्टम को देखता ही है, लेकिन फिर भी एक बढ़िया तरीके से काम हो सके एक कृषि के लिए, खेती के लिए, गांवों के विकास के लिए, तो एक अलग से आरबीआई के अंडर ही और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैंक की स्थापना और की, नाबार्ड। हिंदी में से बोलते हैं भारतीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। तो ये काम क्या करता है, पहला वैसे तो नाम ही इसका बताता है काम क्या करता है कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो किसी किसी चीज में तो बहुत इजी होता है, नाम में उसके फंक्शन लिख दो। तो फंक्शन ऑफ रूरल क्रेडिट इसका पहला काम कि गांवों के लोगों को या गांव से रिलेटेड चीजों के लिए साख देना, साख यानी ऋण देना, लोन देना। फिर इसका अगला फंक्शन है कि ये एपेक्स बैंक ऑफ रूरल एरिया, ये पूरे के पूरे ग्रामीण इलाकों का सर्वोच्च बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। और हेल्प्स टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर लैंड डेवलपमेंट, शॉर्ट एंड मिड टर्म लोन्स इन रूरल एरिया। तो भूमि विकास, छोटे व मध्यम ऋणों की उपलब्धता में सहायक। तो लैंड डेवलपमेंट किस में आ जाएगा आपका, लॉन्ग टर्म लोन में। बाकी छोटे और मध्यम लोन के लिए भी गांव वाले इनसे अप्लाई कर सकते हैं। वर्क्स अलॉन्ग विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एक्सेट्रा, राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि के साथ ये काम करता है। अब देखो जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई के अंदर कितने सारे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं आरबीआई के अंदर। ऐसे ही नाबार्ड के अंदर भी बहुत सारे बैंक अंडर जो काम करते हैं, जो गांव में छोटे छोटे बैंक होते हैं, उन बैंकों को हम बेसिकली आरआरबी कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये सारे के सारे बैंक नाबार्ड के अंडर रहकर काम करते हैं और गांव के लोगों को ऋण प्रदान करते हैं, क्रेडिट देते हैं। तो आरबीआई जो नाबार्ड है वो वर्ल्ड बैंक से भी फाइनेंस लेता है और इन लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, तो उससे भी उनका जो कनेक्शन बना रहता है। शुरुआत में जो नाबार्ड की जो पेड अप कैपिटल थी, यानी पूंजी जो उनकी क्षमता होती थी, वो थी 500 करोड़। बाद में 1999 में उसको बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया। तो इसका मतलब नाबार्ड जो है उसको एक बहुत बड़ी पावर दे दी गई गांव के लोगों के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन, ये तो शॉर्ट नोट्स है, तो इसलिए इसका आंसर आपको जो है 1 पेज में 1.5 पेज में देना है, ज्यादा लॉन्ग में आंसर नहीं देना। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है नीड एंड सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो जो सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसकी नीड पे आ जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है, वैसे तो नाबार्ड भी उसका एक सबसे बड़ा सोर्स है, लेकिन नाबार्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? तो 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक है इंस्टीट्यूशनल और एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स वो सोर्स होते हैं जिसमें फॉर्मेलिटीज होती है, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसके अंदर बहुत सारी कार्यवाही होती है, अपना आधार कार्ड देना पड़ता है, पहचान पत्र देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो सरकार को देनी पड़ती है। तो ये किसके से लोन मिल सकता है? सरकार से लोन मिल सकता है, गवर्नमेंट से। एग्रीकल्चरल बैंक है कुछ,
जो कृषि के रिलेटेड बैंक है, कमर्शियल बैंक है, आरआरबी, अभी इसके बारे में बताया था मैंने, रीजनल रूरल बैंक है, जो गाँव को लोन दे सकते हैं, गाँव के लोगों को लोन दे सकते हैं। तो ये हमारे संस्थागत स्रोत हैं। लेकिन संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना गांव के लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि इतनी लंबी लाइनों में कौन लगेगा, इतनी फॉर्मेलिटी कौन करेगा, अपना ये कागज़ जमा कराओ, ये जमा कराओ, तो सारी चीज़ें थोड़ी उनको मुश्किल लगती है, अटपटी लगती है। तो इसलिए एक सोर्स और है नॉन इंस्टीट्यूशनल, गैर संस्थागत, और एक ऐसा सोर्स है जो गांव के लोगों को एक्सप्लॉइट भी करता है, उनको शोषण भी करता है, उनसे ज़्यादा ब्याज ले लेता है। तो इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? मनी लैंडर्स, यानी ज़मींदार, जो वहाँ के ज़मीन के मालिक हैं या मुनीम लोग हैं, उनको लोन देते हैं, उनसे ज़्यादा ब्याज भी ले लेते हैं। रिलेटिव्स हो गए, उनके अगर कोई रिश्तेदार है वो भी उनको ऋण दे देते हैं, या कोई दोस्त हो गया। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल है क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। तो किसान को इन जगह से लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो उनकी नीड, उसकी नीड को अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्स के हिसाब से देखें तो 3 कैटेगरी में जो है बांटा गया है। तो पहली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म लोन, अल्पकालीन ऋण। तो शॉर्ट टर्म लोन किस चीज़ के लिए लिया जाता है, उसको हिंदी में भी बता देता हूँ, पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रिपेयर ऑफ मशीनरी एक्सेट्रा। ये सिर्फ 1 साल तक के लिए लोन हो सकता है, इसका जो पीरियड है 1 साल तक का होता है। तो बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर उर्वरक खरीदने के लिए, केमिकल वाली खाद उर्वरक होती है, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए, आपकी मशीनों में खराबी आ गई है उसको ठीक करवाने के लिए भी कई बार पैसे नहीं होते किसानों के पास। तो ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपको रीपे करना होता है। उसके बाद मिड टर्म लोन यानी मध्यकालीन ऋण, फॉर कैटल, अपने गाय भैंसों के लिए, इन्वेस्टमेंट फील्ड, खेतों के लिए, लेवलिंग ऑफ लैंड्स एक्सेट्रा। कई बार जो है भूमि खराब हो जाती है, जो ज़मीन हमारी खराब हो जाती है, उसको लेवल करने के लिए, उसके लिए भी लोन किसान लेते हैं, जिसका जो टर्म है वो 1 साल से 5 साल के बीच में है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन की, यानी दीर्घकालीन लोन, दीर्घकालीन ऋण। खासकर ये अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, ज़मीन खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, हार्वेस्ट मशीन क्या होती है जो जब खेती करते हैं उसमें से चीज़ों को अलग अलग कर देती है, सेग्रीगेट करती है। इसका जो हिसाब होता है 5 साल से लेके 20 साल तक का जो है इसका टर्म होता है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये तो सिर्फ मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ हर चीज़ की, तो आपको एग्जाम में थ्योरेटिकली इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, या उसके लिए नोट्स जल्दी ही हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, What are the objectives and features of new industrial policy 1991? नई औद्योगिक नीति 1991 के उद्देश्य और विशेषताएं समझाएं। वैसे भारत देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में, 1947 में, लेकिन इसको इतने साल लग गए कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह गई थी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो देश ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ तो ठीक हो जाए। एक अर्थव्यवस्था जो है हमारे जो बिगड़ी हुई है, इतना जो ऋण सरकार के ऊपर चढ़ा हुआ था, महंगाई इतनी बढ़ रही थी, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए 1991 में एक सुधार किया गया जिसको हम कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो शुरू किया गया था जुलाई में। उस टाइम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पी नरसिम्हा राव। तो उनकी अगुवाई में ये स्टार्ट किया गया, जैसे कि जीएसटी लाया गया था नई तरीके से। इस तरीके से ये 1991 में पूरी की पूरी पॉलिसी में चेंज किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव मैंने भी सबसे मेन ऑब्जेक्टिव और मेन फीचर्स लिखे हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं, तो आप इन्हीं को अगर देखें तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। अभी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत आ रहा है आत्मनिर्भर भारत। ये तो अभी मोदी जी ने बोला है कि आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये जो हमें ये वायरस जो फैल रहा है इसको अवसर बनाकर हमें आत्मनिर्भर बनना है। लेकिन ये चीज़ तो पहले से ही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, अपने देश में चीज़ों को बनाना है, मेड इन इंडिया। अगर चीज़ें इंडिया में बने तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बाहर से चीज़ें मंगाने की जरूरत नहीं है, तो इससे हमारे देश को फायदा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका था सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। फिर है स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड एरियाज, पिछड़े इलाकों में उद्योग को बढ़ावा देना। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पर अगर इंडस्ट्री खोली जाए, उद्योग खोला जाए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा,
वर्कर्स की नीड वहाँ पर होती है। एनहेंस सपोर्ट टू स्मॉल सेक्टर, लघु क्षेत्र को समर्थन, छोटे उद्योग जो हैं, स्मॉल सेक्टर्स के जो लगे हुए लोग हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए। इस 1991 की पॉलिसी में ये ऑब्जेक्टिव था। सस्टेन्ड ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी, धारणीय विकास और उत्पादकता। सस्टेन्ड ग्रोथ का मतलब क्या होता है, यानी ऐसी ग्रोथ जो बनी रहे। ऐसे नहीं कि अब एक बार जीडीपी बढ़ गई, एक बार ग्रोथ हो गई फिर रुक गए, नहीं, लगातार चलते रहना, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होना। उसके बाद हम बात करते हैं जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, रोजगार अवसर प्रदान करना, हालांकि इसी कैटेगरी में हम लिख सकते हो, और लोगों को अवसर प्रदान करना, लोगों को काम देना, ये भी एक 1991 की पॉलिसी में है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा एक ब्रॉड पॉइंट है, ब्रॉड टॉपिक है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें तो इसके मेन फीचर्स मैंने बताया। पहला फीचर है एबॉलिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंस को खत्म कर देना, हिंदी में इसको बोलते हैं। यानी पहले क्या होता था कि आपको कोई भी काम शुरू करना है तो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोग इस डर के मारे भी काम शुरू नहीं करते थे। इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटी कौन करेगा, इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें रिमूव कर दी गई, इसका फीचर है। सेकंड, रिजर्वेशन फॉर द पब्लिक सेक्टर। वैसे तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर बहुत काम करती थी, 1991 से पहले सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, लेकिन सरकार ने सोचा कि अपने काम को रिजर्व कर दिया जाए और कुछ काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए। तो रिजर्वेशन में देखा जाए तो मेनली 3 रिजर्वेशन है जो अब गवर्नमेंट के, जिस पे गवर्नमेंट का पूरा कंप्लीट कंट्रोल है, रेलवेज, डिफेंस और एटॉमिक पावर, एटॉमिक एनर्जी। तो ये 3 मेन चीज़ें हैं जिस पर गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। बाकी चीज़ें तो सेमी गवर्नमेंट हो गई हैं या प्राइवेट हो गई हैं। तो इन 3 चीज़ों को गवर्नमेंट रिजर्व कर लिया है कि इनके अलावा हम कोई काम नहीं करेंगे, हालांकि करेंगे, वो सेमी गवर्नमेंट होगा या प्राइवेट होगा। उसके बाद है थर्ड, लिबरलाइज्ड पॉलिसी टुवर्ड्स फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे, तो उसकी भी लिमिट बढ़ा दी गई कि फॉरेन के लोग हमारे देश में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एमएनसी इसके ऊपर भी टॉपिक एग्जाम में बहुत आता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी विदेशी पूंजी और तकनीक को भी बढ़ावा देना। लिबरलाइज्ड पॉलिसी, लिबरलाइज का मतलब होता है क्या है, उनको स्वतंत्रता दे देना। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा, वो है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये क्वेश्चन देखिए 90। हाँ जी, तो अब अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा है, बहुत बार पढ़ा है अपनी 12th क्लास में, अगर इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडी में आपने इसके बारे में पढ़ा है। डिफाइन अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में बताएं और इसके लाभ और हानि भी बताएं। मल्टीनेशनल मतलब नेशनल, मल्टीनेशनल बड़े लेवल पे काम करता है, बहुत सारे देशों में काम करता है। नाम से पता लग रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका काम एक से ज़्यादा देशों में, बहुत ज़्यादा राष्ट्रों में हो। तो एमएनसी की डेफिनेशन तो यही कहती है जो एक से अधिक देशों में कार्य करता है, यानी वर्क्स इन मोर देन वन कंट्री, हैव प्रोडक्शन एंड सर्विस फैसिलिटीज आउटसाइड द कंट्री, और राष्ट्र के बाहर उत्पादन सेवा, यानी अपने देश के बाहर वो काम, अपने देश में तो उसका हेड ऑफिस होता ही है, लेकिन बाकी देशों में इसकी ब्रांचेस फैल जाती है। इसके एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल है कोका कोला, मैकडोनल्ड्स। तो ये कॉमन, जिसको सब जानते हैं, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो देश में, हर देश में फैली हुई है। इसके एडवांटेज की बात करें तो मैंने 3 एडवांटेज लिखे हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये मेन इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एडवांटेज, इस एडवांटेज की बात करते तो अपने देश के लिए क्या एडवांटेज है। अगर कोई भी एमएनसी अगर हमारे देश में है तो उसको लेकर हमें क्या एडवांटेज होगी, उसको लेकर हमें क्या डिसएडवांटेज होगी, ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एमएनसी को क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात आपको नहीं करनी है। पहला तो इसकी जो जिसकी जो एडवांटेज है वो है ब्रिंग फॉरेन कैपिटल, विदेशी पूंजी का आगमन। तो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे आए, उनका पैसा हमारे पास आए, उनके जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास आए, हमारे देश में आए, तो उससे देश को ही फायदा होता है। प्रोवाइड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, अच्छी तकनीक का होना। देखो वैसे तो इससे नकारा नहीं सकता कि इंडिया
की टेक्नोलॉजी बैकवर्ड टेक्नोलॉजी में गिने जाते हैं, लेकिन आजकल भी इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से काम कर रहा है, बहुत सारे लेवल पर इंडिया अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, तो जिसमें अगर दूसरे देश की टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है तो उससे प्रोडक्शन का लेवल कुछ हद तक अच्छा हो जाता है। फिर है लार्ज स्केल, स्केल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार के अवसर। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जब ये बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे काम करती है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, कोको कोला है, इसमें कितने सारे वर्कर्स की ज़रूरत होगी, बहुत सारे जो लोग हैं इसमें काम उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। हालांकि इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हम आगे पढ़ेंगे। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? पहली है डिसएडवांटेज प्राइमरीली प्रॉफिट ओरिएंटेड, केवल लाभ का उद्देश्य है, यानी इसका जो काम है सिर्फ लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना है। तो दूसरे देशों में काम क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम दूसरे देश में काम कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा हो, बस वही चीज़ करेंगे, सर्विस प्रोवाइड लोगों के लिए, जो सोसाइटी के लिए है, वो सोचते हैं वो काम उसके लिए इतना काम नहीं करना उनको, तो इसलिए देश को नुकसान होता है, देश के रिसोर्स ख़राब करते हैं, देश के इतने सारे रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना उनका काम है। नॉट सुटेबल फॉर इंडिया एज बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी प्रधान होने के कारण भारत के लिए उपयुक्त नहीं। जैसे कि मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल पे करता है, लेकिन यहाँ पे किसका उल्टा पॉइंट आ गया, एमएनसी के कैपिटल इंटेंसिव है, यानी मशीन ओरिएंटेड है। तो मशीन जो काम करती है 100 बंदों का, वो एक मशीन कर रही है, यानी 100 बंदे तो बेरोजगार हो गए। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होने के कारण इंडिया के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अगर दूसरे देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जहाँ पर अगर मशीन चलाने के लिए भी, कंप्यूटर वर्क करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये पॉइंट इसका एक जो है अपोजिट पॉइंट है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हैवी डिपेंडेंसी ऑन आउटसाइड टेक्नोलॉजी, बाहरी तकनीक पर अधिक निर्भरता। तो अगर हम दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर कहते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, तो इतनी सारी चीज़ें बाहर से आएंगी, हम उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, इंडियन कल्चर को भूल जाएंगे। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए आउटसाइड टेक्नोलॉजी पे, अपने देश की टेक्नोलॉजी भी कुछ चीज़ होती है। जैसे कि हमारा इंडियन स्पेस, वो कंप्लीट इंडियन ओरिजिन की चीज़ों का इस्तेमाल करता है। तो ये एमएनसी का टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, तो इसको भी आप देखें और ध्यान से अपना एग्ज़ाम दें। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया, एक्सप्लेन। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य समझाएं। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, लागू किया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान का मतलब होता क्या है, यानी आने वाले 5 सालों में सरकार क्या करना चाहेगी, या क्या उन्होंने प्लान क्या किया है कि हमें अपने देश की तरक्की के लिए क्या करना है, उसे कहते हैं 5 ईयर प्लान। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया था वो आया था 1 अप्रैल 1951 को। अगर 1 अप्रैल 1951 को आया तो खत्म कब होगा, 1956 में, यानी 5 साल का आपको जो प्लान ये देखना है। तो पहला 5 ईयर प्लान से लेके आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बताने हैं। ये पंचवर्षीय योजनाएं, यानी पहले 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लेके आज तक की तारीख में जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, उन सबके क्या ऑब्जेक्टिव है ये आपको लिखना है। बस आपको शॉर्ट में लिखना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था 1 अप्रैल 1951 को, जो कि बनाता है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, योजना आयोग। उसके जो चीफ होते हैं या चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लेकिन जब 2014 में नई सरकार आई तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व ऑफ पीसी, यानी प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, और उसकी जगह पे एक नया आयोग लाया गया, और उस नए आयोग का नाम है नीति आयोग। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल की जो योजनाएं बनाई जाती है, पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जाती है, वो नहीं बनाई जाती, यानी वो अब 12 पंचवर्षीय योजनाएं आज की तारीख तक बनी है, उसके बाद अभी तक कोई पंचवर्षीय योजनाएं नहीं है। तो पहली पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्लान जो बना था 1951-1956 तक, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था मेन, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, यानी शरणार्थियों का आरक्षण, यानी जो भी
रिफ्यूजीज़ हैं, यानी जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया में रह गए थे, उनको रिहेबिलिट करना, उनको शरण देना, उनको निवास देना। इम्प्रूविंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ज़मींदारी प्रथा का सुधार। अंग्रेजों के टाइम से हमारे देश में एक बहुत बेकार प्रथा थी ज़मींदारी सिस्टम, उसमें जिसमें किसानों को शोषण होता था, तो उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी चेंज किया गया। अगला सेकंड प्लान जो आया 1956 और 61 तक रहा कि इन 5 सालों में क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को बढ़ावा देना, इंडस्ट्री खोलना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को काम देना, रोजगार देना। फिर अगला थर्ड प्लान आया 1961 में, 1966 तक चला। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, आय की असमानता दूर करना, यानी देश में जो गरीबी और अमीरी का जो अंतर है, जो गैप है, उसको ठीक करना। 1966 के बाद ध्यान रखना, अगला प्लान जो फोर्थ 5 प्लान था वो 66 के बाद सीधा आया 1969 में, यानी बीच में जो है गैप आ गया। तो बीच में जो गैप आ जाता है 2 साल का या 3 साल का, उसमें वो एनुअल प्लान निकालते हैं, यानी 1 साल में क्या करना है, 3 साल में क्या करना है। तो बीच बीच में उन्होंने 5 प्लान बंद करके गैप देने के बाद 5 प्लान जो उन्होंने दोबारा लॉन्च किए। तो अगला जो फोर्थ प्लान आया वो आया 1969 में, 74 तक चला, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड माइनिंग, यानी कृषि, उद्योग व खनन में सुधार। इसी बीच में 1969 से पहले एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, यानी देश में जो है कृषि की उपज बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऐसे बीजों की खोज की गई जिससे हमारी जो फसलों की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये हमारे भी 4 प्लान। 5वां प्लान क्या कहता है, 5th प्लान, जो 1974 से 79 तक चला था। इसका ऑब्जेक्टिव है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता उन्मूलन और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जो है हमारा 2020 का भी एक प्लान है। 6th प्लान 1980 से 1805 तक, रेज नेशनल इनकम, देश की राष्ट्रीय आय बढ़ाना, देश की इनकम बढ़ाना। डेवलपिंग एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा क्षेत्र का विकास, एनर्जी सेक्टर यानी पावर सेक्टर, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, लाइक थर्मल पावर, कोल, ये सब चीज़ें, हाइड्रो पावर। देन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, यानी देश में नई नई चीज़ें लेके आना, मॉडर्न तरीके से सारा काम करना 6th प्लान का ऑब्जेक्टिव है। 7th प्लान 1985 से 1990 तक जो चला था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विटी, सब एक समान हो, सोशल जस्टिस, सबका न्याय हो, सामाजिक रूप से सबको जो है इक्वली सबके साथ ट्रीट किया जाए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ावा देना, यानी देश में जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और 8th प्लान जो 1992 में, यानी फिर से 2 साल गैप आ गया, 1992 में बना था, 97 तक चला था। इसका ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन डेवलपमेंट, दैट इज हेल्थ, लिटरेसी, बेसिक नीड्स एक्सेट्रा, यानी मानव विकास, यानी स्वास्थ्य, साक्षरता, मूल आवश्यकताओं पर जोर देना। तो ये हमारा कौन सा प्लान है, 8th प्लान। उसके बाद हम बात करते हैं 9th प्लान की, जो कि 1997 से 2002 तक चला था। इसका ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास, यानी देश में सामाजिक रूप से और अर्थव्यवस्था के रूप से देश की तरक्की हो सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है 9th प्लान का। 10th प्लान जो कि 2002 में शुरू हुआ, 2007 में खत्म हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट, यानी अच्छी क्वालिटी की रोजगार, लोगों को गुणवत्ता वाला रोजगार देना। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या में नियंत्रण जो लगातार बढ़ रही थी। 11th प्लान जो कि 2007 में शुरू हुआ, 2012 तक चला। इसका ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण का धारणीय विकास, यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सस्टेन करके रखना। तो रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, लिंग असमानता में कमी, जो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव होता है उसको ठीक करना। एजुकेशन एनरोलमेंट, शिक्षा को बढ़ावा, लोगों की शिक्षा को बढ़ावा, मेरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, उसका एक टारगेट है 11th प्लान में। 12th प्लान जो कि हमारा 5 वर्ष योजनाओं का 5 प्लान का आखिरी प्लान है अभी तक का। हालांकि डिफेंस में भी प्लान चल रहा है, 2017 से लेके अभी तक वो 2022 तक चलेगा, एक ही प्लान है, वो डिफेंस को लेकर है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो सिर्फ 12 प्लान अभी तक इंडिया में बने हैं, 1951 से लेके 2017 तक, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो डिसॉल्व हो गया था। तो ये लास्ट प्लान जो है, इसका टारगेट है टारगेट ऑफ इंक्रीज्ड ग्रोथ रेट, यानी देश की ग्रोथ रेट को बढ़ावा देना, बढ़ाना, जीडीपी ग्रोथ बढ़ाना, यानी लगभग 8% ज़्यादा होनी चाहिए
ये हमारा टारगेट था इस प्लान में। और गांव तक बिजली पहुंचाना, दूर दराज के गांवों तक बिजली पहुंचाना, यानी हर गांव तक विद्युत की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये हमारा 12th प्लान है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे प्लान हैं छोटे छोटे, ये सब मैंने मेन प्लान आपको डिस्कस किए हैं कि हर 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा है। तो लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम एक चीज़ नज़र से देखें, इसमें ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, तो उसका आंसर कह सकते हैं 50-50। गवर्नमेंट ने प्लानिंग तो बहुत की है कि आने वाले 5 सालों में आएगा करना क्या है, लेकिन रिसोर्सेज कमी के कारण या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हम अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने सुविधा की है, देश की तरक्की भी की है, जेंडर इनइक्वालिटी कम की है, हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया है, और बिजली भी दूर दराज के गाँव तक पहुंची है। यानी बहुत सारे 5 ईयर प्लान के अंदर अगर देखें तो 50-50 हमने बहुत कुछ अचीव किया है। तो हम अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन अर्बनाइजेशन एंड 12th फाइनेंस कमीशन। पूरा क्वेश्चन तो है ये रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए, शहरीकरण और 12वें वित्त आयोग की सिफारिश, इन दोनों पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अर्बनाइजेशन क्या होता है। अर्बन का मतलब क्या होता है, शहर, और अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शहरीकरण। यानी जब शहर बढ़ जाए, जब शहरीकरण को बढ़ावा मिले, उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। और रूरल का मतलब क्या होता है, गांव, ग्रामीण इलाके। तो जब गांव के लोगों की पॉपुलेशन यानी रूरल पॉपुलेशन जब शहरों की तरफ पलायन करे, जब शहरों की तरफ चली जाए, तो इससे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, इसको अर्बनाइजेशन कहते हैं। यानी मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, यानी रोजगार व शिक्षा के लिए ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, ये क्या कहलाता है, हमारा अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कहलाता है। तो शहरीकरण के क्या कॉज है या क्या कारक है, तो पहला तो है व्हेन नेट रूरल अर्बन माइग्रेशन अकर्स, जब शुद्ध ग्रामीण शहरी पलायन हो। यानी ये 2 तरह से होता है, ध्यान समझें, पुश और पुल माइग्रेशन, पुश माइग्रेशन और पुल माइग्रेशन, यानी दबाव का जो पलायन है, और पुल यानी जो खिंचाव का जो पलायन है। तो जो दबाव का पलायन होता है, जो पुश माइग्रेशन होता है, वो फॉर वर्क, वो काम के लिए होता है। यानी जब गांव के लोग शहर की तरफ काम की तलाश में जाते हैं, तो उस तरह के माइग्रेशन को हम पुश माइग्रेशन कहते हैं। और एक होता है पुल माइग्रेशन। पुल का मतलब होता है जब शहर का आकर्षण, यानी जो अर्बन एरिया है उसकी जो अट्रैक्शंस है वो गांव के लोगों को खींचे। जैसे कि गांव के लोगों को लगता है शहर में यार कितना अच्छा है, कितना अच्छा ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे कितनी अच्छी शिक्षा है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, गाँव के लोगों को ऐसा लगता है। तो उनसे अट्रैक्ट होकर जब शहर की तरफ जाते हैं उसे कहते हैं पुल माइग्रेशन, या कह सकते हैं फॉर एजुकेशन, जब पढ़ाई लिखाई के लिए वहाँ पर वो जाएँ, दैट इज कॉल्ड पुल माइग्रेशन। उसके बाद हमारा आता है सेकंड जो उसका फैक्टर है, व्हेन रूरल बिकम्स अर्बन, जब ग्रामीण इलाके शहरों में परिवर्तित हो जाते हैं, तभी भी अर्बनाइजेशन होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि गांव के लोग शहर चले जाएं और अर्बनाइजेशन हो जाए। ऐसे हो सकता है कि गांव में ही इतना विकास हो जाए, गांव में सड़कें बन जाए अच्छी अच्छी, वहाँ पे फैक्ट्री खुल जाए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा हो जाए, सड़कें, स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल्स बनने लग जाएं, तो इससे वो धीरे धीरे शहर बनने की जो है कगार पे आ जाता है। तो ये सिचुएशन भी हमारी कहलाती है अर्बनाइजेशन। तो ये 2 पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, अगला शॉर्ट नोट है, वो है 12th फाइनेंस कमीशन। अच्छा, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? फाइनेंस कमीशन को हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको संभालती है, यानी देश में जो भी टैक्सेस का पैसा कलेक्ट होता है वो सारा पैसा वित्त आयोग के पास जाता है, और वो पैसा, वो जो राशि है वो फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 12th फाइनेंस कमीशन दरअसल अपॉइंट किया गया था 2002 1 नवंबर को। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता देता हूँ, इसके अंदर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल्स में दे सकते हैं। पहला तो है कंसोलिडेशन ऑफ फंड्स, यानी पूरे गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो फाइनेंस कमीशन के पास आता है। कंसोलिडेशन मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, यानी फंड्स को कंसोलिडेट करना। डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो जो भी पैसा जो रेवेन्यू आता है टैक्सेस के थ्रू वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ जाता है, यूनियन गवर्नमेंट में और राज्य सरकारों में बढ़ जाता है। जैसे कि जीएसटी आप देखते हो, जब आप कोई भी बिल देखते हो तो जीएसटी लगता है ना, सेंट्रल का 50% या स्टेट का 50%, जो भी उसका रेट होता है उसको उस हिसाब से अलग अलग शहरों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से बांट दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रांट्स इन एड। जैसे कि कई शहरों में, कई राज्यों में जब भूकंप आ जाता है या बाढ़ आ जाती है या उनको अगर उनके पास धन की आवश्यकता होती है राज्यों को, तो फाइनेंस कमीशन या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सहायता करती है। उस सहायता को कहते हैं ग्रांट्स इन एड। और पंचायतों को भी 12th फाइनेंस कमीशन में ये भी बोला गया है कि पंचायतों को भी सहायता दी जाए, जो पंचायत होते हैं गाँवों के अंदर उनको भी फंड्स की सहायता की जाए। तो 12th फाइनेंस कमीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 12th फाइनेंस कमीशन जो लोगों की मदद किया करती थी उस मदद को कहते हैं ट्रांसफर्स, इकोनॉमिक्स की भाषा में हस्तांतरण आय इसे कहते हैं, जो कि 74% बढ़ गई। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं अर्बनाइजेशन और 12th फाइनेंस कमीशन का। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द वेरियस लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा विभिन्न भूमि सुधार उपायों को समझाएं। जब देश गुलाम था तो हमारे देश में जो लैंड को लेकर जो चीज़ें थी, किसानों को जो परेशानियां थी बहुत ज़्यादा थी, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि लैंड रिफॉर्म्स भी किए जाएं। और यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार इसके ऊपर जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में डिटेल में क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या क्या सुधार किए गए, तो मैंने अभी 5 सुधार आपको मेन लिख दिए हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सुधार किया गया अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी जो जमींदारी प्रथा थी, जो जमींदार सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा, बहुत सारे इलाकों में ये जो प्रथा थी लंबे समय चलती आ रही थी, तो उसमें जो इंटरमीडियरीज होते थे उनका खात्मा कर दिया गया, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और खासकर गरीब किसानों को। फिर रेंट रेगुलेशन कर दिया गया, लगान अधिनियम। तो ये सिस्टम था जो हमारा टेनेंसी सिस्टम था, उसके अंडर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो रेंट है वो पूरी जो क्रॉप आप जो फसलें उगा रहे हो उसका 33 से 40% के बीच का जो रेंज है वो डिसाइड किया गया, फिक्स रहेगा। क्या उस खेती का 33 या 40% से ज़्यादा जो है रेंट नहीं दे सकते। देन कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। भूमि स्वामित्व को संगठित करना। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत छोटी ज़मीन होती है, मतलब इतनी उनके पास इतनी भूमि होती है कि उस पर वो ढंग से अपनी मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते, ढंग से खेती नहीं कर सकते। तो जब उस ज़मीन पर वो ढंग से खेती नहीं कर पाएंगे तो वो कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन सब भूमियों को, उन ज़मीन को कंसोलिडेट कर देती है। ऐसे नहीं उठा के कंसोलिडेट कर देती है, उसको इस तरह से बांटती है कि किसानों के पास वो प्रॉपर तरीके से बढ़ जाए और उनको इकट्ठा कर देती है। तो भूमि स्वामित्व को संगठित करना, तो गवर्नमेंट ने अभी तक 62 मिलियन हेक्टेयर्स जो लैंड है उसको कंसोलिडेट किया है ताकि सब किसानों को फायदा हो सके। किसी के पास अगर कम ज़मीन है तो ज़मीन से कम ज़मीन की जगह पे उसको उतनी ज़मीन मिल पाए जितनी उसको ज़रूरत है। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, अभी बताया कि या तो उनके पास ज़मीन बहुत कम है, लेकिन कुछ किसान ऐसे उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ही लैंड है, ज़रूरत से ज़्यादा ही उनके पास जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि उनकी लैंड को सील कर दिया जाए और जो जितना सील है वो ये अपने पास रखें और बाकी उसको फिर से कंसोलिडेट किया जाए, उनको बांट दिया जाए। तो सरकार ने अभी तक 10 से 18 एकड़ की जो ज़मीन है वो सील कर दी है इरिगेटेड एरिया में, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर अभी सिंचाई चल रही है, पानी की सिंचाई चल रही है। और 54 एकड़ जो ज़मीन है उसको भी सील कर दिया गया है, वो अगर वो नॉन इरिगेटेड है, अभी तक उसकी सिंचाई नहीं की गई। ओके, 5वां जो है भूमि रिकॉर्ड रखना। पहले क्या होता था कि किसान के पास जो जो लैंड है, जो जो ज़मीन है बस है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, यानी ऑफिशियली
या उसकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। तो गवर्नमेंट अब से क्या करना शुरू कर दिया है, वहाँ पे तालुकाएँ बनाई जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने रजिस्टर में सबकी मेंटेनेंस रखनी शुरू कर दी, किस किसान के पास कितनी ज़मीन है, किसके पास कितनी ज़मीन नहीं है। तो ये आपका है 10th क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 11, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं? What are the causes of poor performance of public sector in India? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इसको कहते हैं, यानी जो एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कंप्लीट गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है, वो बहुत पुअर तरीके से काम करती है। तो उसका क्या कारण है कि गवर्नमेंट के जितने भी एरिया हैं, क्यों लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते, क्यों लोग गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों का नाम एडमिशन कराना पसंद नहीं करते, क्यों उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी पुअर परफॉर्मेंसेज हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी बहुत सारे सुधार किए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेक्टर एक कंप्लीट फेलियर है। तो यहाँ पर हम कुछ कारणों की बात करते हैं। पहला कारण है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, राजनीतिक कारक। एक तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। एमपी, एमएलए, तो उनको लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हम एमपी हैं, एमएलए हैं, तो उस दबाव के कारण भी वो काम नहीं कर पाते। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। और एक ये भी रीज़न है कि उनका जो काम होता है वो 5 साल की उनकी जो सरकार होती है, और जो आने वाली जो नई सरकार होती है वो पिछले काम को या तो उसमें चेंजेस ले आती है। तो ये क्या, एक इंस्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, चेंजेस बार बार होते रहता है। सेकंड, हाईएस्ट इंटरेस्ट बर्डन, उच्च ब्याज दबाव। इसका मतलब क्या है कि सरकार के ज़्यादातर जो काम है वो बाहर से ऋण लेकर हो रखे हैं। सरकार ने बहुत ज़्यादा लोन यहाँ वहाँ से लिया हुआ है, तो उस पर सरकार को इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये भी एक कारण है। दूसरा है इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता। बहुत सारे जो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो अनुशासन का पालन नहीं करते। फोर्थ है मोनोपोलिस्टिक पोजीशन, एक अधिकार अवस्था, यानी सरकार के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली मोनोपोली के रेलवेज, तो उनको लगता है कि हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तो जब कंपटीशन की भावना ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो सुस्त हो जाएंगे। फिर है ओवर स्टाफिंग, अधिक कर्मचारी। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर उतने कर्मचारी की जितनी ज़रूरत है उतने नहीं रखे हैं, हद से ज़्यादा कर्मचारी रख दिए हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे कर्मचारी आइडल बैठ जाते हैं, यानी खाली बैठ जाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नौकरशाह प्रबंधन। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब बहुत सारे जो लोग इस सेक्टर में काम करते हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उस वजह से भी उनकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी नहीं होती, कुशलता नहीं हो पाती। उसके बाद आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में देरी। एक रेड टैपिज्म सरकार में बहुत चलता है, लाल फीताशाही इसको हिंदी में बोलते हैं। रेड टैपिज्म का मतलब होता है कि कोई भी काम जब सरकारी दफ्तर में कराते हैं तो उसके बहुत सारे लाइक काउंटर्स होते हैं। जैसे कि किसी को आपने कोई काम करने के लिए दिया तो वो फाइल वहाँ पहुँची, उसके बाद वो फाइल किसी दूसरे के पास पहुँचेगी, फिर तीसरे के पास पहुँचेगी। तो जब तक पहला बंदा वो काम कंप्लीट नहीं करेगा तो दूसरा बंदा उसको कैसे। तो 7वां पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है निर्णय लेने में देरी कर देती है। 6वां पॉइंट है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, नौकरशाह प्रबंधन। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, उस वजह से वो काम नहीं कर पाते ढंग से और उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं हो पाती। 7वां पॉइंट है डिले इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय में देरी। इसके अंदर एक पॉइंट आता है रेड टैपिज्म, यानी लाल फीताशाही। यानी हमारे देश में बहुत सारे जो काम होते हैं वो बहुत सारे अफसरों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लो बहुत सारे काउंटर्स हैं, एक काउंटर में आपने अपनी फाइल पकड़ाई, तो जब तक वो बंदा काम नहीं करेगा उस फाइल का, दूसरा बंदा उसको काम नहीं करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तीसरा नहीं करेगा। लेकिन ये फाइल एक ही लेवल तक ही रह जाती है और आगे तक वो काम नहीं पहुंच पाता, तो इसलिए डिसीजन नहीं ले पाती सरकार, उसमें डिले करती है, उसमें देरी कर देती है। 8वां पॉइंट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का अभाव। बहुत सारे जो सुस्त कर्मचारी हैं उनको लगता है कि जो भी कोई गलती हुई है वो मेरी वजह से नहीं हुई है, या कुछ भी अगर गलती भी ना हो तो उनको अगर अपने किसी सुपीरियर को, अपने किसी बड़े अफसर को जवाब देना है तो उसमें भी देरी कर देते हैं या वो देते ही नहीं है। तो ये क्या है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे पता लगता है कि जो सरकारी क्षेत्र है वो अच्छे से काम
क्यों नहीं कर रहा है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी पार्ट 3 बीए और बीकॉम के। अगर मुझे लगेगा कि आने वाले कुछ दिनों में और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँ तो वो भी आपके लिए लेके आऊँगा और वीडियोस। तो अभी तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और दबा दें बेल आइकन और साथ में से लाइक भी करें। थैंक यू।